भी शहर हो, कोई भी जगह हो, गुनाह की एक आहट पंचाती है सनसनी। नमस्कार, मैं हूं श्रीवर्धन त्रिवेदी। मैं आज सनसनी में लेकर आया हूं खौफ की डरावनी कहानियां, अलग अलग शहरों की वो कहानियां जिन्हें सुनकर यकीनन आपकी रूह कांप जाएगी। मुंबई में एक जिहादी शैतान के चाकूबाजी कांड से सनसनी। आरोपी जुबैर पर धर्म पूछकर हमले का इल्जाम। एटीएस और एनआईए कर रही है आईएसआई से कनेक्शन की जांच। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल का खूनी कांड। मामूली विवाद में एक शख्स की गोली मारकर हत्या। ओडिशा के क्योंझर में मुर्दे की गवाही से हड़कंप। मरी हुई बहन का कंकाल लेकर बैंक पहुंच गया बेबस भाई। डेथ सर्टिफिकेट की जिद पर अड़े थे बैंक के अधिकारी। पंजाब में रेलवे ट्रैक उड़ाने की साजिश। पटियाला के पास पटरी पर विस्फोटक रखते वक्त धमाका। आरोपी जगरूप सिंह के उड़े चीथड़े। जांच में जुटी एजेंसियां। कोई भी शहर हो, कोई भी घर हो, गुनाह की हराहट पंचाती है सनसनी। फिर लुट जाता है दिन का चैन और खो जाती है रातों की नींद। देखते हैं गुनाह की काली दुनिया की सबसे बड़ी सनसनी। मुंबई में जिहादी शैतान का चाकूबाजी कांड। 2 सिक्योरिटी गार्ड थे, उनसे उसने उनका धर्म पूछा। धर्म पूछने के बाद उनसे कलमा पढ़ने को कहा और जब वो कलमा नहीं पढ़ पाए तो उन पर चाकू से हमला कर दिया। नाम पूछा, धर्म पूछा और चाकू मार दिया। लॉन वुल्फ, जिहाद और गाजा के कोड वर्ड की कहानी। लोन वुल्फ अटैक जैसे जो शब्द है उसके बारे में जानकारी हासिल कर रहा था। लैपटॉप से खुलेंगे इंटरनेशनल साजिश के राज। जिहादी अटैक और आईएसआई कनेक्शन की मिस्ट्री। एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन आईएसआई से जुड़े हुए दस्तावेज हैं। साथ ही साथ गूगल पर बहुत सारी चीजें सर्च की गई हैं। कैमरे में कैद है मुंबई के जिहादी शैतान जुबैर अंसारी का लाइव चाकूबाजी कांड। ये वीडियो उस वक्त का है जब चाकूबाज शैतान जुबैर अंसारी सिक्योरिटी गार्ड्स पर ताबड़तोड़ अटैक कर रहा था। जानलेवा अटैक का ये वीडियो काफी दूर से रिकॉर्ड किया गया है। शायद इसीलिए वीडियो की तस्वीरें काफी धुंधली हैं। लेकिन इन धुंधली सी तस्वीरों में भी साफ साफ नजर आ रहा है कि आरोपी जुबैर अंसारी ने कैसे खूनी कांड को अंजाम दिया था। कैसे उसने एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की सिक्योरिटी में तैनात 2 लोगों को बुरी तरह जख्मी कर डाला। इन तस्वीरों में एक और शख्स आरोपी जुबैर अंसारी के पास खड़ा दिखाई दे रहा है, जो शायद इस खूनी कांड का चश्मदीद है। तस्वीर देखकर ऐसा लगता है कि चाकूबाज शैतान के भयानक इरादों ने उसे बुरी तरह डरा दिया था, इसीलिए वो शख्स डरा सहमा नजर आ रहा है। जिहादी शैतान जैब जुबैर अंसारी के खूनी हमले की ये तस्वीरें जिसने भी देखी वो सन्न रह गया। आरोपी जैब जुबैर अंसारी के हमले में 2 सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हुए हैं। उनमें से एक का नाम सुब्रतो सेन है और दूसरे गार्ड की पहचान राजकेशर मिश्रा के रूप में हुई है। चाकूबाजी का शिकार बने सिक्योरिटी गार्ड्स और चश्मदीदों ने इस हमले की जो कहानी सुनाई है
वो बेहद हैरान करने वाली है। आरोप है कि जुबैर अंसारी तड़के करीब 4 बजे एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के पास पहुंचा था। आरोपी जुबैर ने वहां तैनात सिक्योरिटी गार्ड से बातचीत शुरू की और उनसे मस्जिद के बारे में पूछा। उसी दौरान उसने दोनों सिक्योरिटी गार्ड से पहले नाम पूछा और फिर उनके धर्म के बारे में पूछा। आरोप है कि जिहादी शैतान जुबैर ने सिक्योरिटी गार्ड से कलमा पढ़ने की बात की और फिर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। नाम और धर्म पूछकर जानलेवा हमले की वारदात ने सारे शहर में सनसनी फैला दी है। जिस जगह पर यह वारदात हुई वहां एबीपी न्यूज की टीम भी पड़ताल के लिए पहुंची। एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने इस खूनी हमले के चश्मदीद नायब शेख से भी बात की। नायब शेख ने उस खूनी मंजर की पूरी कहानी सिलसिलेवार ढंग से बयां की है। मैं अपना घर जा रहा था, 4:30 के टाइम हो रहा था वो टाइम। मैं अपना घर गया तो देखा थी 2 वॉचमैन एकदम डरे हुए। उन लोग ने मेरे को रुकाए, बताया कि ये पूरा कैबिन में खून नीचे पड़ा हुआ था। तो बताया उन लोग ने मेरे को, फिर मैं डायरेक्ट उसको वॉचमैन को पहले लेके गया स्कूटी पे बैठा के चौकी। तो उनने फिर सब वॉचमैन ने सब बताया पुलिस चौकी में। फिर दूसरा जो था ना सुब्रता, वो अंदर ही डर के मारे छुपा हुआ था कैबिन में। तो फिर मैं वापस आया, वो सुब्रता को ढूंढा, उसको लेके गया चौकी। फिर पुलिस वालों ने बोले कि उसको तेम्बा हॉस्पिटल लेके जाओ। तेम्बा हॉस्पिटल में पहले किसे लेकर गया पुलिस स्टेशन? वॉचमैन को लेके गया, ये बिल्डिंग के। क्या नाम उनका नाम मेरे को मालूम नहीं है, वो नाइट ड्यूटी पे करते थे इधर काम। अच्छा, उसके बाद वही तेम्बा हॉस्पिटल पहुंचाया मैं उनको, सुब्रता को, फिर आ गया मैं अपना घर। और जो मिश्रा है उनके साथ में क्या हुआ था? मिश्रा जी मतलब ये जो सुब्रता है ना, वो बाहर बैठा था शायद, बाहर वो अटैक करा पहले। वो अपनी सुब्रता जान बचाते बचाते अंदर भागा। तो अंदर वो मिश्रा जी भी थे साथ में, उधर बैठते ना, मेन वही है। तो उधर बैठे थे, तो उनने बचाने के लिए उसको भी चाकू मार दिया, मिश्रा जी को। क्या हालत है मिश्रा जी की? तबीयत किसको ज्यादा चोट लगी? नहीं, बाकी जितना वहाँ सुनने में आया कि मिश्रा जी को ज्यादा लगी, उसने 3-4 चाकू मारा था। चश्मदीद नायब शेख ही वो शख्स हैं जिन्होंने हमले में जख्मी एक सिक्योरिटी गार्ड की मदद करके उन्हें अस्पताल पहुंचाया था। इस सनसनीखेज वारदात के बारे में इत्तला मिलते ही पुलिस भी यहां पहुंच गई। पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन के बाद आरोपी जैब जुबैर को अरेस्ट कर लिया। आरोपी से पूछताछ के बाद इस हमले से जुड़ी एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने हर किसी के होश उड़ा दी। पुलिस की माने तो आरोपी जुबैर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस के दावों पर यकीन करें तो आरोपी ने कहा है कि गजा और ईरान में मुसलमानों के कत्लेआम का बदला लेने के लिए उसने दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स की जान लेने की कोशिश की थी। ये पास में आपको सिक्योरिटी केबिन नजर आ रहा है, इसी में सुब्रतो सेन और राजकुमार मिश्रा काम कर रहे थे और यहीं पर आरोपी पहुंचा और आरोपी ने चाकू से उन पर हमला किया। सुब्रतो सेन को तो कम चोट आई, लेकिन जो मिश्रा हैं उनको बहुत गंभीर चोटें आई और एक व्यक्ति को, सुब्रतो सेन को एक्टिवा पर बिठाकर नायब शेख नाम के एक लड़के ने अस्पताल पहुंचाया, जबकि जो राजकुमार मिश्रा है वो खुद अस्पताल पहुंचे। देखिए आखिरकार इसने ऐसा किया क्यों, तो इसके पीछे अभी एटीएस जांच कर रही है, लेकिन बहुत चौंकाने वाली बातें सामने आई है। इसके पास से जो मोबाइल और जो अन्य डॉक्यूमेंट बरामद हुए हैं वो बहुत संदिग्ध डॉक्यूमेंट बरामद हुए हैं। एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन आईएसआई से जुड़े हुए दस्तावेज हैं, साथ ही साथ गूगल पर बहुत सारी चीजें सर्च की गई हैं। पिछले दिनों जो पहलगाम जो आतंकी हमला हुआ था उसको 1 बरस पूरे हुए, उसको लेकर बहुत सारे वीडियोज इसने अपने मोबाइल पर देखे थे। अब ऐसे पर इस मामले को नया नगर पुलिस स्टेशन से मामला एटीएस ने अपने हाथ में ले लिया है और एटीएस ये पता लगा रही है कि आखिरकार इसको ब्रेन वॉश किसने किया और ये हरकत आखिरकार इसने क्यों की। मीरा रोड के नया नगर इलाके में हुए इस खूनी कांड ने मुंबई के पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है। इस मामले की तफ्तीश के लिए पुलिस ने आरोपी जुबैर के अतीत की कई फाइलें खंगाली है। पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपी जुबैर मुंबई में अकेला रहता है, वो पड़ोसियों से ज्यादा जान पहचान नहीं रखता है। ये भी पता चला है कि जुबैर कई साल अमेरिका में रहकर आया है। नया नगर पुलिस के बाद एटीएस ने कार्रवाई की और फिलहाल एटीएस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है, आगे की जांच कर रही है। और
ये 304 नंबर का फ्लैट है, आप देख सकते हैं, अस्मिता रिजेंसी 1 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। अकेला जेंट्स रहता है तो हमने कभी उससे बात भी नहीं किया, बोलते थे कि एक रहता है। अभी पड़ोसी है तो ऑफकोर्स सेक्रेटरी और वॉचमैन ने ही बताया कि एक रहता है, बस हमने कभी उनसे बात नहीं किया, कुछ नहीं। नहीं कुछ नहीं, बंद ही रहता था, शायद दरवाजा ही बंद रहता था हमेशा। हमको कभी आइडिया नहीं वो कब आते कब जाते। ऐसे कचरे वाली को पता है, वो जो आती है उससे उसको पता होएगा, या सेक्रेटरी को और वॉचमैन को, बस उनसे। हमारे से कभी बातचीत नहीं, कुछ नहीं उनके ऐसे। आप जानते थे उस व्यक्ति, कभी उसको मिले? नहीं, कभी नहीं मिला। कभी उसको देखा था घर पे? नहीं आए, उधर तो कभी नहीं देखा मैं। पुलिस का दावा है कि उसके घर की तलाशी में कई संदिग्ध चीजें मिली हैं। पुलिस के हाथ एक सीक्रेट नोट भी लगा है जिसमें कई कोड वर्ड्स लिखे हुए हैं। पुलिस की माने तो जुबैर से जब्त किए गए नोट में कई शब्द लिखे हुए हैं। एक शब्द है ISIS, जो एक इंटरनेशनल आतंकी संगठन का नाम है। साथ ही इसमें लोन वुल्फ, जिहाद और गजा जैसे शब्द लिखे हुए थे। शुरुआती जांच के बाद मुंबई पुलिस को शक है कि कहीं वो ISIS के संपर्क में तो नहीं था, कहीं वो किसी जिहादी नेटवर्क में तो शामिल नहीं है, और कहीं वो लोन वुल्फ अटैक यानी अकेले हमले करने के बारे में तो जानकारियां इकट्ठा नहीं कर रहा था। ऐसे तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की जिम्मेदारी अब ATS और NIA को सौंपी गई है। तर सेल्फ रॅडिकलायझेशनचे प्रकरण आहे। मोठ्या प्रमाणात पुस्तकं, साहित्य, इंटरनेट या माध्यमातनं रॅडिकलायझेशनचा जो प्रयत्न आहे, त्या प्रयत्नातनं हा जो व्यक्ती आहे, आरोपी आहे, हा तयार झालेला दिसतोय। त्यामुळे याला केवळ काहीतरी आपल्याला जिहाद करायचा आहे, आणि जिहाद करायचा म्हणजे इतर धर्मियांना मारायचं आहे, अशा पद्धतीच्या विचाराने पेटून त्यांनी हे कार्य केलेलं आहे। त्याला पकडलेलं आहे। आता ATS आणि NIA ची मदत घेऊन या रॅडिकलायझेशनच्या पाठीमागे कोण कोण आहे हे देखील या ठिकाणी शोधण्यात येईल। 304 नंबर के फ्लैट में जैब जुबैर अंसारी रहता था, और फिलहाल पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है और यह पता लगा रही कि आखिरकार क्या ये ब्रेन वॉश किया था या किसी संगठन से जुड़ा हुआ था, और आखिरकार इस प्रकार की हरकत इसने क्यों और कैसे अंजाम दिया। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ मृत्युंजय सिंह, ABP न्यूज, मीरा रोड। ओडिशा में एक मुर्दे की गवाही ने हर किसी को सन्न कर दिया है। वहां एक भाई ने अपनी बहन की कब्र खोदकर उसका कंकाल निकाला और उस कंकाल को लेकर बैंक पहुंच गया। बैंक में कंकाल को देखकर हर किसी की रूह कांप गई। सिस्टम की बेशर्मी ने एक भाई के दर्द, बेबसी और लाचारी का तमाशा बना दिया। सिस्टम ने एक भाई को इतना मजबूर कर डाला कि वो अपनी मरी हुई बहन का कंकाल लेकर बैंक पहुंच गया। एक भाई की उसी बेबसी और मजबूरी की पूरी कहानी इन तस्वीरों में कैद है। इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये कहानी ओडिशा के क्योंझर इलाके की है। ये कहानी जीतू मुंडा की है, जो अपनी बहन क्लारा मुंडा की मौत के बाद उसके बैंक अकाउंट से कुछ पैसे निकालना चाहते थे। बैंक अधिकारियों ने जीतू मुंडा से कहा कि या तो वो अपनी बहन क्लारा को लेकर आए या फिर उसका डेथ सर्टिफिकेट लेकर आए, वरना उसे पैसे नहीं मिलेंगे। जीतू मुंडा की बहन जिंदा नहीं थी और उसके पास बहन का डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं था। इस बारे में उसने बैंक के अधिकारियों को बताया भी, उन्हें समझाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन किसी ने भी उसकी फरियाद नहीं सुनी। ऐसे में जीतू मुंडा ने अपनी मुर्दा बहन को ही बैंक में लाने का फैसला किया। उसने मरी हुई बहन की कब्र खोदी और उसके कंकाल को लेकर बैंक की तरफ चल पड़ा। जीतू मुंडा जब बहन का कंकाल लेकर बैंक के दरवाजे पर पहुंचा तो वहां हड़कंप मच गया। बेबस भाई अपनी मुर्दा बहन को बैंक के अंदर लेकर जाना चाहता था ताकि बैंक अधिकारी उसे देख सके और उसके बैंक अकाउंट से पैसे निकालने को तैयार हो जाए।
लेकिन जब उसकी बात नहीं मानी गई तो वो बैंक के गेट पर धरने पर बैठ गया। आखिरकार पुलिस बुलाई गई और पुलिस वालों ने ही जीतू को समझा बुझाकर घर लौटने को तैयार किया। ओडिशा में एक बेबस भाई को बैंक अधिकारियों तक अपनी फरियाद पहुंचने के लिए जो कदम उठाना पड़ा है, उसकी कहानी ने हर किसी को हैरान कर दिया है। बैंक के गेट पर कंकाल को देखने वाले तमाम लोग अब तक सदमे में हैं। 26 अप्रैल को दिल्ली में एक ऐसी घटना घटी जो शायद ये सोचने पर मजबूर कर दे कि आखिर एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर कोई व्यक्ति जाता है तो क्या अभी भी ऐसे लोग हैं जो एक राज्य से अगर दूसरे राज्य में कोई जाता है तो उनसे नफरत करते हैं। और ये नफरत करने वाला कोई और शख्स नहीं बल्कि खुद रक्षा करने वाला, यानी कि जो जिन्हें रक्षक कहा जाता है, दिल्ली पुलिस का एक हेड कांस्टेबल है। घटना इतनी दर्दनाक है कि जो कहीं ना कहीं चौंकाने पर और सोचने पर मजबूर करती है। दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल ने ऐसा खूनी खेल खेला जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। आरोप है कि हेड कांस्टेबल ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से मामूली सी बात पर एक शख्स को गोली मार दी। पुलिस वाले की सर्विस रिवॉल्वर से निकली गोली ने एक शख्स की जिंदगी छीन ली, जबकि गोली लगने से घायल दूसरा शख्स अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। बेस क्या हुआ था उस दिन, पूरी घटना एक बार आप हमें बताएं कि आपके यहाँ जन्मदिन था, तमाम लोग खुशियों में शरीक थे, तमाम लोगों को आपने बुलाया था, कौन कौन लोग आए थे? हाँ जी, मेरा लड़का का बर्थडे था, 2 साल का लड़का है। उस बर्थडे में उत्तम नगर से मैंने 10 आदमी को बुलाया था, उसमें से 2 लेडीज थी। सब रिश्तेदार थे आप? हाँ, मेरे गांव के ही सारे तो आए थे और खाना केक उड़ काटा। 12 बजे तक केक कट गया था। उसके बाद खाना वाना खा के 1:30 बज गया था। तो फिर अपना सब घर जाने की तैयारी कर रहे थे कि अपना अपना घर चले जाएं। ओवर बुक किए और वो तो लेट कर दिया था, 1:50 हो गया था। तो रोड पे आए, गाड़ी के पास गए, उसके बाद गाड़ी में बैठा दिए। 2 भाभी थी और 2 भाई को। अच्छा, वो रात में अपने घर से नीचे उतरते हुए आप लोगों को गाली देने लगा? रोड के उस साइड था, मैं रोड के साइड था। वो सीधा आते ही गाली देना शुरू किया कि यहाँ क्या कर रहा है, बिहारी रोरा जमा रहा है यहाँ रोड पे। तो उसके बाद गाली बहुत दिए, मम्मी और बहन को उल्टा पुल्टा जो भी गाली होता है ना वैसा देता रहा। बिहारी यूज करता ही रहा। तो बिहारी क्यों बोला? हर मतलब क्यों, मैं बिहारी भाषा में बात कर रहा था इसलिए। वो बिहारी हर बात पे देता रहा और गाली देता ही रहा। माँ बहन को अंडरस्टैंड जो भी गाली होता है हद से ज्यादा वो देता रहा। चश्मदीदों का कहना है कि वहां एक पार्टी चल रही थी और दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल नीरज इसी बात पर गुस्सा हो गया था। आरोप है कि नीरज ने पहले पांडव कुमार नाम के शख्स को गोली मारी थी। वो गोली पांडव कुमार के जिस्म को भेदते हुए उसके दोस्त कृष्ण को भी लग गई। मैं उसके पास गया, फिर बोलते बोलते वो गन निकाल लिया। तो मेरा भाई जो था ना 3 स्कूटी पे, वो तो डर गया। डर के मारे वो भागने लगा। तो उसके बाद क्या वो दौड़ गया उनके पीछे। उनके पास से दौड़े ना, तभी गन लोड कर लिया था। वो काला कलर का गन था, मेरे को तो पता नहीं कौन सा था, नहीं था। उसको लोड कर लिया। लोड करने के बाद क्या था, वो तो स्कूटी थोड़ा तेज कर दिया, वो निकल गया। तो दूसरा जो भाई था 3, जिसपे पांडव, कृष्णा और दीपक बैठा था, उसको बोला कि अब वो तो चला गया, अब तेरा हिसाब होगा। तो इतने बात बोला कि मैंने क्या है जो मेरे का कुछ करोगे आप। तो मैं बोला, उनका हाथ भी जोड़ा, भाई इनको जाने दो, या तो मैं घर ले चला जाता हूँ, तो इनको घर भेज दीजिए। वो बोले कि नहीं, बता पहले तू कर क्या रहा था इतना रात को। तो इतने बात बोले, बस बोला कि बिहारी सब क्या है, लूट मचा रखा है यहाँ। फिर बोलते बोलते वो ना सीधा पांडव के साइड गन घुमा के दबा दिया, मतलब गोली फायर कर दिया उसके ऊपर, सीधा फायर कर दिया। बात करते ये नहीं कि कुछ हम बोले उल्टा उनको। तो गोली चला दिए और पांडव को सीधा लग के उसके आर पार होके, बाइक पे 3 जना बैठा था, उसको लग गया। कृष्णा के पीछे लगा। पीछे कृष्णा को भी लगा। हाँ। इस मामले की जांच में पता चला है कि गोलीकांड का आरोपी नीरज दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में तैनात है। आरोप है कि उसने गोली मारने से पहले पांडव कुमार के लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल भी किया था। इस खूनी कांड के बाद नीरज फरार हो गया था, लेकिन कुछ ही घंटे बाद उसे हरियाणा के रोहतक से अरेस्ट कर लिया गया। दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए जो आरोपी नीरज है
उसको गिरफ्तार किया, उसको जेल भेजा गया है। इस पूरे मामले में जांच की जा रही है कि क्या जब उस कांस्टेबल ने गोली चलाई तो क्या वो नशे में था या कुछ और था। इस पूरे मामले में फिलहाल अभी जांच चल रही है, लेकिन सवाल जरूर है कि एक व्यक्ति को इसलिए सिर्फ गोली मार दी गई कि वो बिहार का था। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश मीना के साथ सुशील पांडे, एबीपी न्यूज, दिल्ली। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।